भारत की आज़ादी की लड़ाई हम सब ने इसके बारे में पढ़ा है। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी हैं ना, जो वक्त के साथ कहीं खो सी जाती हैं, इतिहास की किताबों से लगभग मिटा दी जाती हैं। आज हम एक ऐसे ही भूले हुए अध्याय को सामने लाएंगे। नीमू चाणा का नरसंहार, एक ऐसी घटना जिसे खुद महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग से भी ज्यादा क्रूर बताया। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। महात्मा गांधी, जिन्होंने जलियांवाला बाग का दर्द देखा था, वो कह रहे हैं कि ये घटना उससे भी ज्यादा भयानक थी। उन्होंने इसे नाम दिया दोहरी डायरशाही, मतलब जनरल डायर की क्रूरता से भी डबल क्रूरता। ये शब्द ही अपने आप में इस घटना की भयावता बताने के लिए काफी हैं। तो सवाल ये है कि आखिर नीमू चाणा में ऐसा हुआ क्या? इस नरसंहार की जड़ों तक पहुंचने के लिए ना हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा। हमें चलना होगा अलवर रियासत में और देखना होगा कि वो कौन सी नीतियां थीं, वो कौन सी वजह थी जिन्होंने इस जुल्म की नींव रखी। ये कहानी है जमीन की, हक की और एक ऐसे बोझ की जो बर्दाश्त से बाहर हो गया था। तो देखिए, अलवर में ना कई दशकों से एक सिस्टम चल रहा था। वहां ब्राह्मण और राजपूत किसानों को जमीन पर कुछ खास अधिकार मिले हुए थे। एक तरह की खास पहचान थी उनकी। लेकिन फिर आया साल 1922-23 और एक नए भूमि बंदोबस्त ने सब कुछ बदल दिया। रातों रात जो अधिकार सदियों से चले आ रहे थे, वो एक झटके में छीन लिए गए। जाहिर है, इससे लोगों में, खासकर इन समुदायों में, गुस्सा तो पनपना ही था। और इस सुलगते हुए गुस्से में घी डालने का काम किया इस नंबर ने। 40%, सोचिए जरा, 40% टैक्स एक साथ बढ़ा दिया गया। ये कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं थी, ये तो सीधा सीधा किसानों की कमर तोड़ने वाली बात थी। उनकी रोजी रोटी पर हमला था। और बस यही वो चिंगारी थी जिसने एक बहुत बड़े आंदोलन को भड़का दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि किसानों ने क्या किया? क्या वो चुपचाप ये सब सह गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने मिलकर आवाज उठाने का फैसला किया। एक ऑर्गेनाइज्ड, एक संगठित आंदोलन खड़ा कर दिया। और ये बात बहुत जरूरी है, वो बेचारे नहीं थे, वो अपने हक के लिए लड़ने वाले लोग थे। इस आंदोलन को लीड कर रहे थे गोविंद सिंह और माधो सिंह जैसे नेता, और इसका असर खासकर बानसूर और थानागाजी के इलाकों में था। उन्होंने अपनी सारी मांगों को एक छोटी सी किताब, एक पुस्तिका में छापा, जिसका नाम रखा पुकार, ताकि उनकी आवाज, उनकी पुकार सब तक पहुंचे। और बात यहीं खत्म नहीं हुई, वो अपनी आवाज को दिल्ली तक लेकर गए। वहां अखिल भारतीय महासभा में भी अपनी बात रखी। मतलब ये कोई हवाई विरोध नहीं था, ये पूरी प्लानिंग के साथ किया जा रहा था। अब जब बात राजा जयसिंह तक पहुंची, तो उन्होंने जो किया वो बहुत, कह सकते हैं, चालाकी भरा था। एक तरफ तो उन्होंने दिखाया कि वो बात करना चाहते हैं और इसके लिए एक जांच अधिकारी भी भेज दिया। लेकिन उसी वक्त दूसरी तरफ उन्होंने किसानों के हथियार जमा करने का आदेश दे दिया। मतलब एक हाथ से बातचीत का नाटक और दूसरे हाथ से उन्हें निहत्था करने की तैयारी। ये साफ था कि शांति की आड़ में किसी बड़ी और खतरनाक कार्रवाई की तैयारी हो रही। और फिर वो दिन आ ही गया। 14 मई 1925। नीमूचाणा गांव में किसान अपनी मांगों को लेकर शांति से जमा हुए थे। उन्हें उम्मीद थी कि शायद कोई हल निकलेगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस दिन इतिहास लिखा नहीं जा रहा था, उसे खून से रंगा जाने वाला था। वहां मौजूद सेना की कमान थी कमांडर छज्जू सिंह के हाथ में, एक ऐसा नाम जो इस पूरी त्रासदी का चेहरा बन गया। उस दिन नीमूचाणा में जो कुछ भी हुआ, उसकी जिम्मेवारी इसी के कंधों पर थी। और आदेश बहुत सीधा और बेरहम था। गोली चलाओ उन निहत्थे किसानों पर जो शांति से बैठे थे। कोई वार्निंग नहीं, कोई बात नहीं, बस गोलियां। नीमूचाणा में जो हुआ वो वहीं दबा नहीं रह सकता था। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे देश में फैली। और इसके बाद जो हुआ वो था पूरे देश का गुस्सा, एक ऐसी लहर जिसने अलवर रियासत की जड़ें हिला दी। और यहीं से सच और झूठ की लड़ाई शुरू होती है। जब मरने वालों की गिनती की बात आई तो सरकारी आंकड़े कहते हैं 156 किसान मारे गए। लेकिन राजस्थान सेवा संघ जैसी जो इंडिपेंडेंट संस्थाएं थीं, उनका अनुमान था कि 1000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। 156 और 1000, ये जमीन आसमान का फर्क साफ बताता है कि सच को कितना दबाने की कोशिश की गई। पूरे देश में इसकी निंदा हुई। खुद महात्मा गांधी ने अपने अखबार यंग इंडिया में इसके बारे में लिखा। रियासती नाम के अखबार ने तो इसे सीधे सीधे जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसा ही बता दिया। इतना ही नहीं, राजस्थान सेवा संघ ने भी फौरन अपने जांचकर्ता राम नारायण चौधरी को मौके पर भेजा ताकि सच का पता लगाया जा सके। अब जब पूरे देश से इतना दबाव पड़ा तो अलवर रियासत को झुकना ही पड़ा। उन्होंने एक जांच कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया। लेकिन सवाल वही है,
क्या ऐसी जांच से कभी सच में न्याय मिलता है? आइए देखते हैं कि हुआ क्या। तो एक कमीशन बनाया गया, मणिलाल कोठारी आयोग। ये एक तरह से जनता के गुस्से को शांत करने के लिए एक सरकारी कदम था, दिखावा। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि ऐसी जांचों का नतीजा पहले से ही तय होता है। हाँ, कमीशन ने कुछ छोटे मोटे अधिकारियों को दोषी ठहराया, लेकिन जो असली गुनाहगार थे, जो बड़े लोग थे, क्या उन्हें सजा मिली? ये सवाल आज भी कायम है। तो आखिर में नीमू चाणा की कहानी हमें क्या सिखाती है? यह हमें याद दिलाती है कि हमारी आज़ादी की लड़ाई सिर्फ कुछ बड़े नेताओं या बड़े शहरों की कहानी नहीं है। ये कहानी उन हजारों लाखों किसानों और आम लोगों की भी है, जिनके खून और पसीने से इस देश की नींव रखी गई, पर जिनके नाम इतिहास की किताबों में कहीं खो गए। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब हम नीमू चाणा जैसी भूली हुई कहानियों को फिर से जानते हैं, तो क्या आज़ादी के लिए हमारी समझ, हमारी सोच थोड़ी और गहरी नहीं हो जाती?